बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। देखिए, बॉस और एम्प्लॉय के बीच में एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन का हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे और इन सेंटेंसेस को, जो इस कॉन्वर्सेशन में सेंटेंसेस यूज करेंगे, बिल्कुल नेचुरली इनको इंग्लिश में फॉर्म करेंगे द वे नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स डू, राइट। और इनके हम ऑल्टरनेट्स देखते चलेंगे। देखिए, हम बोलते समय अटक जाते हैं जस्ट बिकॉज वी ट्राई टू ट्रांसलेट हिंदी सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश इन द सेम वर्ड ऑर्डर। हम इन शब्दों को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, बस यही नहीं करना है, फीलिंग को समझिए, उस सिचुएशन में क्या क्या कहा जा सकता है, ये चीजें सीखेंगे। उन सेंटेंसेस के ऑल्टरनेट्स स्ट्रक्चर्स देखेंगे, कैसे सेंटेंस को स्ट्रक्चर करना है, राइट। सो तुम ऑफिस लेट क्यों आए हो? मान के चलिए बॉस ये पूछ रहा है एम्प्लॉय से कि तुम ऑफिस लेट क्यों आए हो। सारे शब्दों को भूल जाइए, सिचुएशन समझिए। कोई लेट आया है तो कैसे पूछा जाएगा, रीजन, राइट। ऑफिस लेट क्यों आए हो, सो व्हाई आर यू लेट टू द ऑफिस। हमने आए हो को हमने यहां पर यूज नहीं किया। सिंपल बोलने का तरीका ये है, व्हाई आर यू लेट टू द ऑफिस, ऑफिस लेट क्यों आए हो। इसी चीज को आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। इस तरीके से आप बोल के देखिए, व्हाई आर यू कमिंग लेट टू द ऑफिस, व्हाई यू कमिंग लेट टू द ऑफिस, यानी आप लेट क्यों आए हो। इसमें सारे शब्द आपने यूज कर दिए। देखिए, भले वो आ चुका है, कुछ एक सेंटेंसेस हैं, लगभग 90% ऑफ द इंग्लिश इज स्पोकन इट्स ओन वे, अपने तरीके से बोली जाती है। मान के चलिए आपके घर पे कोई आया या आपके ऑफिस में कोई आया है, कई बार हम पूछते हैं ना, आप क्यों आए हैं, गेटिंग माय पॉइंट। तो लेकिन इंग्लिश में इसको पूछने का एक अलग तरीका है, आईएनजी लगा लिया जाता है उसको। अगर मान के चलिए आपके घर पे कोई आ गया है तो आप उससे पूछ सकते हैं, व्हाई यू कमिंग, व्हाई आर यू कमिंग हियर, यानी आप यहाँ क्यों आए हैं। गेटिंग माय पॉइंट। व्हाई हैव यू अराइव्ड हियर, अगर आप टेक्निकली ट्रांसलेट करके कहते हैं तब भी मैसेज चला जाएगा, लेकिन एक नेचुरल तरीका है, व्हाई आर यू कमिंग हियर। मान के चलिए मैं कहीं इंटरव्यू के लिए पहुंचा, अब मैं ऑफिस में घुस चुका हूं, अगर मैं उसको कहूं मैं इंटरव्यू के लिए आया हूं, तो उसको कहने का एक नेचुरल तरीका है, आई एम कमिंग हियर फॉर इंटरव्यू, राइट। आई एम कमिंग हियर फॉर एन इंटरव्यू, यानी मैं इंटरव्यू के लिए आया हूं, भले मैं पहुंच चुका हूं, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। मैं ट्रैफिक में फंस गया था, बॉस ने पूछा, व्हाई आर यू लेट टू द ऑफिस, लेट क्यों आए हो। सिंपल इतना भी कह सकते हैं, व्हाई आर यू लेट, लेट क्यों आए हो, राइट। ट्रांसलेशन करें तो लेट क्यों हो। तो मैं ट्रैफिक में फंस गया था, अब एम्प्लॉय कह रहा है मैं ट्रैफिक में फंस गया था, ट्रांसलेशन भी किया जा सकता है। ऑल्टरनेट देखते हैं कितने तरीके से इस बात को कहा जा सकता है। देखिए, एक तरीका हुआ, आई वॉज स्टक इन द ट्रैफिक, आई वॉज स्टक इन द ट्रैफिक, यानी कि मैं ट्रैफिक में फंस गया था। देखिए, थोड़ा सा डिफरेंस समझिएगा, पहले मैं दूसरा सेंटेंस भी बता दूं, आई गॉट स्टक इन द ट्रैफिक, राइट। देखिए, जब हमने वॉज लगाया, आई वॉज स्टक इन द ट्रैफिक, इसमें आपने थोड़ी कंटिन्यूटी बताई है कि आई वॉज स्टक इन द ट्रैफिक फॉर 2 आवर्स, यानी मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ था। ये अवस्था हुई कि मैं लंबे समय के लिए फंसा हुआ था। आई वॉज स्टक इन द ट्रैफिक, राइट। आई गॉट स्टक इन द ट्रैफिक जब आपने कहा, तो आपने कुल मिलाकर के जब फंसे थे उस पॉइंट पे एम्फेसाइज कर दिया कि मैं आ तो रहा था, बट आई गॉट स्टक इन द ट्रैफिक, यानी ट्रैफिक में फंस गया। उस फंसने के पॉइंट पे आपने एम्फेसाइज किया, और यहां पर आपने लॉन्गर ड्यूरेशन कह दिया, आई वॉज स्टक इन द ट्रैफिक, ट्रैफिक में फंसा हुआ था। आई होप समझ में आया होगा कि गॉट और वॉज में क्या डिफरेंस है। तीसरे तरीके से और ज्यादा एम्फेसाइज कर सकते हैं आप इसी चीज को, आप कह सकते हैं, आई वॉज कॉट अप इन द ट्रैफिक, आई वॉज कॉट अप इन द ट्रैफिक। कॉट अप का मतलब है बहुत ज्यादा कंजस्टेड, बहुत ही ज्यादा फंसे हुए, जकड़े हुए थे, यानी कि मूवमेंट नहीं हो पा रहा था, बिल्कुल निकलने की हालत में नहीं थे, तो थोड़ा और एम्फेसाइज कर दिया, आई वॉज कॉट अप इन द ट्रैफिक, देयर वर व्हीकल्स ऑल अराउंड मी, मेरे हर तरफ व्हीकल्स थे, सो आई वॉज कॉट अप इन द ट्रैफिक, फंसा हुआ था। गेटिंग माई पॉइंट। तो तीनों में सब्टल सा डिफरेंस है, हालांकि यू कैन यूज ऑल थ्री सेंटेंसेज इंटरचेंजेबली टू एक्सप्रेस द सेम मीनिंग एंड सेम फीलिंग, राइट। आप फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए कोई भी सेंटेंस बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। मैं तुम्हारे बहाने सुन सुन के बोर हो गया हूं। अब मान के चलिए आप अगर किसी चीज से परेशान हो गए हैं, बोर हो गए हैं, या फिर दुखी हो गए हैं, उब गए हैं, सिचुएशन के हिसाब से हमको सेंटेंस फॉर्म करना आना चाहिए। जब भी अपनी बोरियत या हमें अपनी पीड़ा बतानी है, किसी चीज से उब गए हैं, तो उसके लिए आई एम फेड अप ऑफ और विद, देखिए बोल करके देखिए, आई एम फेड अप ऑफ योर एक्सक्यूजेस, मैं तुम्हारे बहाने सुन सुन के बोर हो गया हूं। तो अगर हम सब कुछ कहना चाहें, सारे वर्ड्स भी यूज करते हैं, पहले आप नॉर्मल तरीके से बोल दीजिए, आई एम फेड अप ऑफ योर एक्सक्यूजेस, मैं तुम्हारे बहानों से तंग आ गया हूं, उब गया हूं तुम्हारे बहानों से, राइट। अगर हमको कहना है सुन सुन के तंग आ गया हूं, आई एम फेड अप ऑफ लिसनिंग टू योर एक्सक्यूजेस। दो चीजें सुन सुन के ही याद होती हैं, ये चीजें भले समझ लेंगे, लेकिन फिर बोलते समय जब तक याद नहीं है तो अटकेंगे। देखिए क्या क्या याद रखना है इसके अंदर, आई एम फेड अप ऑफ लिसनिंग, ऑफ के बाद आईएनजी यूज करना है वर्ब के साथ, आई एम फेड अप ऑफ लिसनिंग
टू योर एक्सक्यूजेस, क्योंकि लिसन के साथ टू का यूज करते हैं। आई एम फेड अप ऑफ लिसनिंग टू योर एक्सक्यूजेस, तुम्हारे बहाने सुन सुन के मैं तंग आ गया हूं। आई होप समझ में आया होगा वर्ड ऑर्डर। अब इसी चीज को आप दूसरे तरीके से कह के देखिए, आई एम फेड अप विद योर एक्सक्यूजेस। देखिए एक में कहा जा रहा है फेड अप ऑफ योर एक्सक्यूजेस और फेड अप विद योर एक्सक्यूजेस, दोनों में बस थोड़ा सा फर्क है। आई एम फेड अप ऑफ योर एक्सक्यूजेज एक जनरल टर्म कह दिया आपने, बहानों से तंग हूं। आई एम फेड अप विद योर एक्सक्यूजेज जब आपने कहा तो आपने थोड़ा पर्सनलाइज कर दिया कि मैं आपके बहानों के साथ ज्यादा दुखी हो गया हूं इन चीजों से। थोड़ा सा डिफरेंस है, विद लगा रहे हैं साथ के लिए, तो आई होप लॉजिक आप समझ लेंगे खुद से कि क्यों क्या डिफरेंस आ रहा है इसमें, राइट। एक तीसरे तरीके से और आप कह करके देखिए, मान के चलिए मैं बहाने सुन सुन के बोर हो गया हूं, तो आप कह सकते हैं आई एम बोर्ड ऑफ योर एक्सक्यूजेज, या फिर आई एम बोर्ड ऑफ लिसनिंग टू योर एक्सक्यूजेज, राइट। बोर हो गया हूं तुम्हारे बहाने सुन सुन के, आई एम बोर्ड ऑफ लिसनिंग टू योर एक्सक्यूजेस। तो जब आप रिपीट करेंगे, रिपीट करके ऑटोमेटिकली साउंड्स याद हो जाएंगे एंड यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट फॉर्मिंग द सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स। तरीका यही है, एक स्ट्रक्चर को सुनिए, उसके जैसे और सारे सेंटेंसेस सुनते जाइए, रिपीट करते जाइए, ऑटोमेटिकली इनके बेसिस पे सेंटेंस बनने लगेंगे। अब इंप्लॉय कह रहा है सर आपको शुक्र करना चाहिए कि मैं यहाँ पहुंच गया। अब देखिए यहां पर जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं मैं यहां पहुंच गया, तो वो बताने की कोशिश कर रहा है ही मेड सम एफर्ट्स, कोशिश करके आया है, आपको शुक्र करना चाहिए कि मैं यहां पहुंच गया। अब ये वाली फीलिंग पहुंचानी है। देखिए ट्रांसलेट करेंगे और एग्जैक्टली फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगे, समझिएगा डिफरेंस क्या है। जैसे कि सर यू मस्ट बी थैंकफुल, आपको शुक्रगुजार होना चाहिए या शुक्रिया करना चाहिए, यू मस्ट बी थैंकफुल। गेटिंग माय पॉइंट कि फीलिंग के हिसाब से बनेगा, हिंदी के वर्ड्स के हिसाब से नहीं बनेगा सेंटेंस। यू मस्ट बी थैंकफुल दैट आई मेड इट हियर। जब हमने कहा आई मेड इट हियर यानी कि मैं यहां पहुंचा, राइट, एफर्ट लगा दिया है उसने। जैसे कि आई वाज कॉट अप इन द ट्रैफिक, यू मस्ट बी थैंकफुल दैट आई मेड इट हियर, यानी मैं यहां पहुंच गया, राइट। अगर हम यहां इस तरीके से कह दें यू मस्ट बी थैंकफुल दैट आई हैव अराइव्ड हियर, मैं आ गया हूं, तो उसमें एफर्ट नहीं आ रहा है, राइट। लेकिन भले इंटरचेंजेबल यूज किया जा सकता है, लेकिन मेक का मतलब ही होता है कई कंटेक्स्ट में एफर्ट इंडिकेट करते हैं आप। मान के चलिए किसी बंदे ने कोई अच्छा काम किया है और हमको कहना है वेल डन, आपने कह दिया वेल डन, आपने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन कई बार आप ये भी कह सकते हैं ग्रेट, यू मेड इट। यू मेड इट जब आपने कहा तो आपने ये कह दिया कि आपने एफर्ट लगा करके ये अचीव कर लिया है, यू मेड इट। तो मेक वर्ड का हम इस्तेमाल कर लेते हैं एफर्ट्स को इंडिकेट करने के लिए इन दी सेंटेंसेस। व्हाट द पॉइंट, सो यू मस्ट बी थैंकफुल दैट आई मेड इट हियर, कि मैं यहां पहुंच गया। इसी चीज को ऐसे भी कहा जा सकता है कि आपको शुक्र करना चाहिए कि मैं यहां पहुंच पाया, पहुंच सका। तो आप उसमें कुड यूज कर लेंगे, यू मस्ट बी थैंकफुल दैट आई कुड मेक इट हियर, यानी यहां मैं पहुंच पाया, आपको शुक्रगुजार होना चाहिए, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, रास्ते में मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा, रास्ते में मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा, सो आई नैरोली एस्केप्ड एन एक्सीडेंट, आई नैरोली एस्केप्ड एन एक्सीडेंट। और या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं आई नैरोली अवॉइडेड एन एक्सीडेंट, अवॉइड किया, आई नैरोली एस्केप्ड, निकला उससे, बच पाया या फिर अवॉइड करा, यू कैन यूज बोथ द वर्ड्स। तो आई नैरोली एस्केप्ड एन एक्सीडेंट यानी बस नैरो का मतलब होता है थोड़ा सा, बहुत ही बारीक सा। सो आई नैरोली एस्केप्ड एन एक्सीडेंट या फिर आई नैरोली अवॉइडेड एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट से बस जस्ट थोड़ा सा बच पाया हूं, राइट। तुम तो ऑफिस मेट्रो से आते हो ना, ना बॉस इज आस्किंग कि तुम तो ऑफिस मेट्रो से आते हो। अब देखे यहां पर है ना लगाया हुआ है, या फिर हम इसमें फीलिंग क्या है कि हम अपनी तरफ से सजेशन देते हुए कुछ कंफर्मेशन मांग रहे हैं। तुम तो ऑफिस मेट्रो से आते हो ना, सजेशन भी है और कंफर्मेशन मांगा जा रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, राइट। तो इस चीज को एम्फेसाइज करने के लिए कई तरीके से कहा जा सकता है, डोंट यू यूजुअली कम टू द ऑफिस बाय मेट्रो, डोंट यू, क्या तुम ऑफिस नहीं आते हो मेट्रो से, ये इस तरीके का सेंटेंस हुआ। डोंट यू कम टू द ऑफिस बाय मेट्रो, क्या तुम मेट्रो से नहीं आते हो। या फिर और ज्यादा इसको एग्जैक्टली एक्सप्रेस करने के लिए कहा जा सकता है यू कम टू द ऑफिस बाय मेट्रो, डोंट यू, यू यूजुअली कम टू द ऑफिस बाय मेट्रो, डोंट यू। तो डोंट यू लगा करके आपने बिल्कुल इस वाले लहजे में कह दिया तुम तो ऑफिस मेट्रो से आते हो ना, सो यू कम टू द ऑफिस बाय मेट्रो, डोंट यू। इस तरीके से उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया जाता है लास्ट में। जैसे इसी के बेसिस पर हमको पूछना पड़े कि तुम तो कॉल सेंटर में काम करते हो ना, अब यहाँ कंफर्मेशन मांग रहे हैं हम, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, तुम तो कॉल सेंटर में काम करते हो ना, तो क्या कहा जाएगा, यू वर्क एट कॉल सेंटर, डोंट यू, या फिर यू वर्क एट कॉल सेंटर, डू यू। गेटिंग माय पॉइंट, तो इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया जाता है बाद में। आई होप यू गॉट द पॉइंट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, घर जाते हुए मुझे कुछ शॉपिंग करनी है इसलिए मैं आज कार से आया हूं, आई यूजुअली कम बाय मेट्रो,
मैं मेट्रो से ही आता हूँ। अब देखिए कुछ और कंफ्यूजन होते हैं कि यहाँ पर हमने बाय का इस्तेमाल कर लिया है मेट्रो से आने के लिए। आई यूजुअली कम इन मेट्रो, ऑन मेट्रो, तीनों इंटरचेंजेबली प्रीपोजिशंस यूज किए जा सकते हैं। हालांकि बाय जो है वो अप्रोप्रिएट है इस केस में। व्हाट द पॉइंट। सो घर जाते हुए मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, इसलिए मैं आज कार से आया हूँ। 1 मिनट में आपका लूंगा, फिर आगे मूव कर दें। देखिए सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दूसरा आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। लाइव क्लासेस के दो फायदे होंगे। सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ प्रैक्टिस कर पाएंगे, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग। 200-300 पार्टिसिपेंट्स होते हैं हमारे एक ग्रुप में। ग्रुप में पूरा दिन कॉन्वर्सेशन चलती रहती है। तो जिस प्रकार की कॉन्वर्सेशन हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसी प्रकार के रैंडम सेंटेंसेस, इंडिविजुअल सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हमको पता चलते हैं कि एक सिचुएशन में क्या क्या कहा जा सकता है, और उस बात को कहने के लिए सेंटेंस को कितने तरीके से फॉर्म किया जा सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने तरीके से सेंटेंस को फॉर्म करता है, राइट। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पता चलते हैं, सिचुएशनल इंग्लिश पता चलती है, और वहां पर आप सिर्फ चैटिंग नहीं करते, आप किसी के साथ फोन पे बात कर सकते हैं। जब आप बात करके प्रैक्टिस करेंगे तो सेंटेंसेस की आदत पड़ेगी, राइट। समझ में आती है इंग्लिश, इसका मतलब है आपको ऑलरेडी इंग्लिश आती है, ग्रामर रूल पता है, लेकिन बोलते समय अटकते हैं, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट इनटू द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश सेंटेंसेस फास्ट एंड कंटिन्यूअसली। तो बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे, कंटिन्यूअसली बोलने की आदत पड़ जाएगी। यहाँ आपको प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे, एटमॉस्फेयर मिल जाएगा, सारा का सारा गेम एटमॉस्फेयर का है, राइट। और दूसरा, शाम को हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, तो वहां पर भी वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस सम इंग्लिश सेंटेंसेस एंड टिपिकल ग्रामेटिकल रूल्स फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे डिस्कशन करते हैं लोग अपने अपने ग्रामेटिकल रूल्स वगैरह को लेकर, जो कंफ्यूजन है, सेंटेंसेस वगैरह पूछते हैं। तो उस सेशन में 1.5-2 घंटा रोजाना आप बिताएंगे, नए नए सेंटेंसेस सुनेंगे, लाइफ से रिलेटेड सेंटेंसेस होते हैं, राइट। और उनका ग्रामर, लॉजिक, यूज कैसे करना है उनको, उनके ऑल्टरनेट्स वगैरह साथ के साथ समझेंगे। 15-20 दिन में कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। आदत में सेंटेंसेस को डालने के लिए प्रैक्टिस पार्टनर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाएगा जो फ्लुएंसी अचीव करने के लिए चाहिए, राइट। सो लाइव क्लासेस में जरूर आइएगा, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और फीस की ज्यादा चिंता मत करिएगा, बहुत ही छोटा सा अमाउंट चार्ज करते हैं, ऑलराइट। सो लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। घर जाते हुए मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, इसलिए मैं आज कार से आया हूं। मुझे घर जाते हुए शॉपिंग करनी है, सो आई हैव टू डू सम शॉपिंग। आई हैव टू डू सम शॉपिंग ऑन द वे बैक होम। ऑन द वे बैक होम यानी घर जाते हुए, तो बोल के ही आदत में आएगा सेंटेंस। रिपीट आफ्टर मी। सो आई हैव टू डू सम शॉपिंग ऑन द वे बैक होम। घर जाते हुए या घर वापस जाते हुए मुझे शॉपिंग करनी है। सो आई ड्रोव टुडे। आई ड्रोव टुडे, या फिर आई केम बाय कार टुडे, राइट। सो आई हैव टू डू सम शॉपिंग ऑन द वे बैक होम। सो आई ड्रॉव टुडे, इसलिए मैं गाड़ी से आया हूं। ये एक नेचुरल तरीका हो गया। हाउएवर इट इज नॉट कंपल्सरी टू स्पीक दिस वे। ऐसा बोलना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन बोलेंगे तो सेंटेंसेस थोड़ा इफेक्टिव साउंड करेंगे, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। ये सब छोड़ो, अब बताओ कि प्रेजेंटेशन का क्या हुआ जो कल मैंने तुम्हें ईमेल करी थी। ये सब छोड़ो, यानी जो एक्सीडेंट वगैरह से बचे, लेट हो गए, चलो ये सब छोड़ो। अब देखे, ये सब छोड़ो को कहने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। आप सिंपल कह सकते हैं लीव ऑल दिस, फॉरगेट ऑल दिस, या फिर नॉर्मल एक वर्ड कह दीजिए एनीवे। एनीवे का मतलब भी होता है ये सब छोड़ो, यानी और दूसरे मुद्दे पर आओ। सो एनीवे, व्हाट अबाउट द प्रेजेंटेशन। उस प्रेजेंटेशन का क्या हुआ, तो व्हाट अबाउट द प्रेजेंटेशन। किसी भी चीज का हालचाल अगर आप मांग रहे हैं तो व्हाट अबाउट दिस। सो एनीवे, व्हाट अबाउट द प्रेजेंटेशन आई ईमेल यू यस्टरडे। जो मैंने आपको ईमेल करी थी कल, राइट। ईमेल अपने आप में एक वर्ब के बतौर भी यूज होता है, तो ईडी लगा दिया उसमें। तो एनीवे, व्हाट अबाउट द प्रेजेंटेशन आई ईमेल यू यस्टरडे, राइट। मुझे तो कोई ईमेल नहीं आया, मुझे तो कोई ईमेल नहीं आया। अब आपको एम्फेसाइज करना है। सो आई डिडंट रिसीव एनी ईमेल। आई डिडंट रिसीव एनी ईमेल फ्रॉम यू। देखिए यहां पर हम अटकते क्यों हैं, इस सेम वर्ड ऑर्डर में हम ट्रांसलेट करने लग जाते हैं। तो नो ईमेल केम, इस प्रकार का सेंटेंस हमारा साउंड करेगा, नो ईमेल केम, मुझे कोई ईमेल नहीं आया। तो बात ही नहीं बन पाएगी। कहने का तरीका, लहजा हमको पता होना चाहिए, और वो कैसे आएगा, ओनली बाय लिसनिंग। जब आप सुनेंगे, सो आई डिडंट रिसीव एनी ईमेल, मुझे तो कोई ईमेल नहीं आया, मुझे आपका कोई ईमेल नहीं आया। सो आई डिडंट रिसीव एनी ईमेल फ्रॉम यू, आपका कोई ईमेल नहीं आया मेरे पास में। अब इसको हमको पूछना है, तुमने अपना ईमेल चेक करा भी था। इसमें एम्फेसाइज किया जा रहा है, तुमने अपना ईमेल चेक भी करा था। जो ये कह रहे हो आप, ईमेल नहीं आया, तुमने अपना ईमेल चेक करा भी था। सो इवन लगा देंगे। सो डिड यू इवन चेक योर ईमेल, डिड यू इवन चेक योर ईमेल, क्या आपने अपना ईमेल चेक करा भी था। तो इवन से हमने इसमें एम्फेसाइज कर दिया, डिड यू इवन चेक योर ईमेल, चेक करा भी था आपने ईमेल। नाउ सच बताऊं तो नहीं किया था। अब देखिए, सच बताऊं तो, ये सिंपल सा वर्ड है, आप सिंपल कह सकते हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग,
ऑनेस्टली सेइंग, या फिर आप इस तरीके से भी कह सकते हैं टू बी ट्रूथफुल, आई डिडंट। जैसे कि बॉस ने पूछा डिड यू इवन चेक योर ईमेल, आप कह सकते हैं टू बी ट्रूथफुल आई डिडंट। तो सारे के सारे वर्ड्स भी यूज नहीं करने होते हैं। जब आप ग्रुप में प्रैक्टिस करेंगे ना, नेचुरली जब बात करेंगे तो आप खुद से रियलाइज करेंगे कि ट्रांसलेशन का कॉन्वर्सेशन से या इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है, राइट। टू बी ट्रूथफुल आई डिडंट चेक माई ईमेल, ये सारे वर्ड्स यूज कर दिए लेकिन सारे यूज नहीं करने होते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो प्रैक्टिस ग्रुप में आइए, दूसरे लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन करिए तो फ्लुएंसी आएगी और नेचुरली सेंटेंसेस को बोलना आएगा।